वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया का प्रभाव असाधारण स्तर पर पहुंच चुका है, तब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आम यूट्यूबर, व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर ना चाहते हुए भी किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हरियाणा के हिसार में जन्मी 34 साल की ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने इस बहस को जोरदार बना दिया है। ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी की, संवेदनशील सूचनाएं साझा की और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। यह केस इतना संवेदनशील और पेचीदा है कि इसका हर पहलू ध्यान से समझा जाना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा ने हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूला कि वह पहली बार 2023 में दानिश के संपर्क में आई थी, जब वह पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग गई थी। उसने कहा कि तब से वह उनके साथ नियमित संपर्क में थी। बताया यह भी जा रहा है कि हरियाणा स्थित यूट्यूबर को फंसाने वाला पाकिस्तानी उच्चायोग का अधिकारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एजेंट था। दानिश का पासपोर्ट इस्लामाबाद द्वारा जारी किया गया था और उसे 21 जनवरी 2022 को भारत के लिए वीजा प्रदान किया गया था। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जानकारी भी कर रही है कि एहसान उर्फ दानिश उसका असली नाम है या आईएसआई द्वारा दिया गया कोड नाम है। आगे बताया गया कि दानिश दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग में वीजा डेस्क पर तैनात था, लेकिन उसका असली काम जासूसी करना, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए लोगों को झांसा दिलाना या फिर फंसाना कहा जा सकता था। दानिश ज्योति मल्होत्रा को खुफिया जानकारी के तौर पर विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करवा रहा था। हिसार पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार दानिश उसे एक एसेट के रूप में विकसित कर रहा था। वह अन्य यूट्यूबर, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी थी। तो ज्योति की कहानी को आज कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। सबसे पहले मामले की शुरुआत एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी से ही करते हैं और वहीं से होती है। 16 मई 2024 की रात करीब 11:20 पर हिसार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में मुख्य आरोपी है ज्योति मल्होत्रा, एक ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आरोप है कि ज्योति ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध संबंध बनाए और संवेदनशील सूचनाओं में अदला बदली की। और इस एफआईआर की पृष्ठभूमि में एक और अहम घटना है। 13 मई को भारत सरकार ने एक पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश उर्फ एहसान और रहीम को भारत छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि उस पर भारत के जासूसी करने का गंभीर आरोप था। यही दानिश ज्योति मल्होत्रा का करीबी दोस्त था। ज्योति की प्रोफाइल है एक आम यूट्यूबर की तरह, लेकिन कैसे अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध बन गई? तो ज्योति मल्होत्रा एक आम महिला है जो कि हरियाणा के हिसार से है। उन्होंने स्थानीय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और फिर एक ट्रेवल ब्लॉग यूट्यूब चैनल शुरू किया, ट्रेवल विद जो। इसके यूट्यूब चैनल पर करीब 380 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 1400 फॉलोअर्स हैं। और ज्योति ने भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, वोल्वो बस, तेलंगाना की वंदे भारत ट्रेन जैसी जगहों पर और सेवाओं का प्रचार किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान जाती है। उन्होंने पाकिस्तानी वीजा वैसाखी यात्रा के तहत हरकीत सिंह की मदद से प्राप्त किया, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में दानिश से परिचित थे। यह वही बिंदु है जो कहानी में नया मोड़ लेकर आता है। पाकिस्तान यात्रा और संदिग्ध संपर्क। 2023 में पहली पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति मल्होत्रा ने लाहौर, अनारकली बाजार जैसे इलाकों में वीडियो बनाए और ब्लॉग बनाए। लेकिन इसी दौरान वह अली एहसान, शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटर थे। और उनका रहना, खाना और यात्रा इन लोगों द्वारा प्रायोजित किया गया था। 14 दिन का वीजा होने के बावजूद ज्योति 2024 में दोबारा पाकिस्तान जाती है और इस बार वीजा ओवरस्टे कराती है। और इसी बीच वीजा एक्सटेंशन की व्यवस्था फिर से दानिश करवाता है। लेकिन इसके बाद वह चीन, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान की यात्राएं भी करती है। शक की सुई क्या है वो आपको बता देते हैं। अब सोशल मीडिया या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। ज्योति मल्होत्रा ने विभिन्न वीडियो बनाए
और इसमें कई सेंसिटिव स्थान भी दिखाए गए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर, पहलगाम में सेना के इलाके वाले कटीले तार, रेलवे स्टेशन, बीएसएफ की पोस्ट, कई चीजें ऐसी दिखाई गई। हालांकि इन वीडियो में कोई प्रत्यक्ष जासूसी नहीं दिखाई गई, परंतु सुरक्षा एजेंसियों की स्पष्ट या फिर दृष्टि से यह सूचना संवेदनशील हो जाती है। जासूसी की दुनिया में जानकारी की कीमत उस पर निर्भर करती है जो उसे उपयोग करता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से सूचनाओं का खुला आदान प्रदान एक दुश्मन देश के लिए सोने की खान साबित होता है। तीसरा पॉइंट, पुलिस और एजेंसियों का स्टैंड। हिसार में एसपी शशांक कुमार ने बयान में कहा कि अभी तक ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेज सबूत नहीं मिले हैं जिससे सिद्ध हो सके कि ज्योति ने किसी क्लासिफाइड जानकारी दी है या फिर उसको पाकिस्तान के साथ साझा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफॉर्मेशन पास के लिए आपके पास खुद जानकारी होनी चाहिए और ज्योति के पास ऐसी जानकारी होने का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। चौथा पॉइंट, एक वैकल्पिक व्याख्या, व्यूज, लाइक और डिजिटल प्रसिद्धि का लालच। एक प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा गया या फिर यह कहा जा सकता है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आजकल के यूट्यूबर और ब्लॉगर लोकप्रियता और रिस्पॉन्सरशिप के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कई बार मिलिट्री एरिया में वीडियो शूट करना केवल इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि स्थानीय जवान यूट्यूबर को पहचानते हैं और उन्हें सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रैवल और फूड ब्लॉगिंग एक इंडस्ट्री बन गई है। यदि कोई फेमस यूट्यूबर किसी होटल, ट्रेन या बस सेवा का प्रचार करता है तो उसे मुफ्त सेवा मिलना आम बात है और इसी प्रोत्साहन में कई लोगों को जोखिम उठाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जैसे बॉर्डर क्षेत्र में शूट करना, जहां असामान्य गतिविधियों की जानकारी बहुत मूल्यवान हो सकती है। पांचवा पॉइंट, जासूसी का नया हथियार, सोशल मीडिया और नैरेटिव वॉरफेयर। इस केस ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दिया है। क्या सोशल मीडिया अब जासूसी का नया हथियार बन चुका है? विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान और अन्य देश अब पारंपरिक जासूसों की जगह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो सोशल मीडिया पर प्रभावशाली हैं, ताकि वे अनजाने में ही सही अपने देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यूट्यूब के व्यूज में ब्रिज, चेक पोस्ट और रेलवे जंक्शन, जनसंख्या का वितरण और पुलिस चौकियों की स्थिति, सड़क आदि की गुणवत्ता दिखाना या फिर एक खुफिया एजेंसी के लिए रणनीतिक मूल्य रख सकता है। छठा पॉइंट, नैरेटिव सेटिंग और पब्लिक ओपिनियन का प्रभाव। जासूसी केवल भौतिक सूचनाओं तक सीमित नहीं हो सकती है। आज के दौर में नैरेटिव सेटिंग भी एक खुफिया रणनीति बनाई गई है। अगर कोई ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर किसी मुद्दे पर विशेष राय रखता है या फिर उसके हजारों लोग ये देखते हैं तो आम जनता की सोच को भी प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान या कोई और देश यदि इस प्रकार की नैरेटिव सेटिंग के माध्यम से भारतीय समाज में भ्रम, अविश्वास या मतभेद फैलाता है तो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है। सातवां पॉइंट, कानूनी और नैतिक चुनौती, कहां खींची जाए सीमा। यह केस हमें एक बड़े नैतिक और कानूनी सवाल की तरफ ले जाता है। किसी ब्लॉगर को कितना अधिकार है? क्या उसे मिलिट्री पोस्ट या बॉर्डर के नजदीक वीडियो बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या हमें ऐसी जानकारी के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो सोशल मीडिया पर डाली जा सकती है, खासकर अगर वो किसी संवेदनशील स्थान से संबंधित हो? क्या ज्योति मल्होत्रा गुनहगार है या शिकार? अब तक कहानी को देखें तो दो निष्कर्ष निकलते हैं। या तो ज्योति मल्होत्रा अनजाने में एक बड़े नैरेटिव या खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा बन गई, जहां उन्हें उनके व्लॉग और यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिली और उसी के चक्कर में वो शक के घेरे में आ गई। दूसरा, या फिर वो जानबूझकर उस संपर्क का उपयोग कर रही थी जिससे उन्हें फायदा हो, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, फ्री ट्रैवल और सोशल मीडिया लोकप्रियता। अब ज्योति की असलियत क्या है वो तो सामने आएगा ही, लेकिन यह तय है कि जासूसी की नई दुनिया और भविष्य की दिशा में ज्योति मल्होत्रा का मामला केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर ज्योति मल्होत्रा की ये जो जांच पड़ताल चल रही है, ये जो पूछताछ चल रही है, उस पर आपको क्या समझ आता है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।